લશ્કરમાં જઈ શકાય છે એની વાત પણ કરી શકાય. પણ આ બધું જોયા પછી મેં મારા મિત્ર છે અતુલ સક્સેના, એ રક્ષા એકેડેમી કરીને ચલાવે છે, સેવા કાર્ય કરે છે. એમ કહું તો ખોટું નથી. દરેક માણસનો પોતાનો એકેડેમી ચલાવતો હોય એટલે ફી લઈને ચલાવે, સ્વાર્થ તો હોય, પણ આ રીતે સતત સાતત્યપૂર્ણ એવા વિસ્તારમાં કામ કરવું કે જ્યાં પૂરતો પોટેન્શિયલ નથી, આવી જ એકેડેમી બિહારમાં ચલાવે તો એમને એડમિશન રિજેક્ટ કરવા પડે, ગુજરાતમાં એડમિશન માટે માણસો શોધવા પડે. ત્યારે સક્સેનાજી આપણી સાથે છે ગુજરાતમાં. મેં એમનો સંપર્ક કર્યો. સક્સેનાજી, આ एनडीए અને सीडीएस ना परिणामों जाहिर था. मैंने हाँ हुए हैं. अरे मैं को हुए हैं तो सही है, मगर कुछ तो हमारे दर्शकों को बताओ. दिवाली में हम उनको दिवाली गिफ्ट देना चाहते हैं कि इसमें से किसी का भी अंतरात्मा जरूर हो और आर्म फोर्सेस में कहीं किसी का एक और अच्छा गुजराती ऑफिसर मिल जाए. वैसे तो पूरा देश हमारा है, कोई भी अफसर, कोई भी जवान कहीं से भी आता है, हमारा अफसर, हमारा जवान है. मगर यहाँ जहाँ अभी तक कोई ज्यादा लोग जिससे अवगत नहीं है, तो ये गुजरातियों के लिए भी एक ऐसी छाप है जो दूर होनी चाहिए, करनी चाहिए. तो सक्सेना जी, आपका परिचय मैंने जो भी देना था औपचारिक तौर पे दे दिया है. बाकी का आपका परिचय तो आपका ज्ञान ही देगा, आपकी बात ही देगी, तो उसकी झंझट में मैं नहीं पड़ता. मगर मैं शुरुआत करना चाहूंगा कि ये जो परीक्षाएं हैं और इससे जुड़ी हुई जो बातें हैं, उससे आप अगर शुरुआत कर सकते हैं आपकी आज की हमारे चर्चा की, तो मैं मानता हूँ कि सही शुरुआत रहेगी. सक्सेना जी, ओवर टू यू. बहुत बहुत धन्यवाद. आपने नमस्कार. हमारे बारे में बहुत बड़ा बड़ा बोल दिया. मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूँ और मैं इंडियन कोस्ट गार्ड का एक कमांडेंट था. 2017 में मैं रिटायर्ड हो गया इसी गुजरात से, और मैं साउथ गुजरात का कमांडर था. और जब सर्विस में था तो मुझे सरकार ने एक इंस्टीट्यूट है DIPR, ये DRDO की एक लैब है, जहाँ पे सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के जो एग्ज़ामिनर्स हैं, जिनको SSS बोला जाता है, वहाँ पे एज ए GTO हमको भेजा और वहाँ पे हमको उसकी ट्रेनिंग उन्होंने दिलवाई. ये करीब 2000 की बात है, सन 2000 में. तब से अब तक मैंने 2017 में सर्विस छोड़ी और फिर एक रक्षा एकेडमी, जो कि मेरी माता जी का नाम है रक्षा जी, उनके नाम पे हमने ये रक्षा एकेडमी खोली. और उसके बाद से हम गुजरात मोटेरा में मैं हूँ. और काफ़ी भगवान ने हमको मदद करी, और उसी उपलक्ष्य में एक जो काम मैंने किया वो अपने आप में भगवान कहता है सराहनीय है. वो ये है कि जो गुजरात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सबसे पहले लड़कियों को नेशनल डिफेंस एकेडमी उसमें भर्ती होने का अवसर दिया. तो पहली लड़की जो गुजरात से गई है उसका नाम है आस्था लहरू. उसके पहले गुजरात से कोई लड़की नहीं गई थी. वो 150 कोर्स में मेरे पास आई. उसका वो लास्ट अटेम्प्ट था और फर्स्ट अटेम्प्ट था. तो उसको मैंने ट्रेन किया और फिर वो ऑल इंडिया मेरिट में वो नंबर 9 पे आई. वाह, क्या बात. हाँ, तो उसका नाम तो पार्लियामेंट में लिया भी गया था और उसके बारे में चर्चा भी हुई. चीफ मिनिस्टर साहब ने उसको सम्मानित भी किया. और उसके बाद जो दूसरे बैच में थी लड़की, वो भी गुजरात से मेरी ही स्टूडेंट थी, राधा बराड़. उसका भी कई बार लोगों ने प्रेस रिपोर्टिंग वगैरह की. और उससे अच्छा पिछले साल जो लड़का NDA में गया पूरे गुजरात से, उसने जो टॉप किया है, वो भी मेरा स्टूडेंट था. उसका नाम था विष्णुकांत. एक जूनियर कमीशन ऑफिसर आर्मी का बेटा था. उसके फादर जूनियर कमीशन ऑफिसर थे, अभी भी हैं, ये गोल्डन कटार में. तो वो हमारा स्टूडेंट रहा. ये तो मेरा संक्षिप्त परिचय है, मेरे काम का परिचय है. मैंने तो एक लाइन ने बोल दिया कि मैं अपना इनिंग ख़त्म कर चुका हूँ, अभी दूसरी इनिंग बच्चों के लिए है.
जितना देश से हमको मिला है उसको तो हम तुलना नहीं कर सकते किसी भी चीज़ से। बहुत कुछ मिला है, शायद मैं उसके काबिल था या नहीं, लेकिन अब जो मुझे क्या देना है उसमें कहाँ तक पहुँच पाऊँगा, उसमें आपका भी सहयोग चाहिए और भगवान का आशीर्वाद भी चाहिए। नहीं, हमारा सहयोग आपके साथ हमेशा रहेगा इन कमिटिंग इट इन पब्लिक, धन्यवाद। क्योंकि जिस तरह के आप काम करते हैं हम आपके कायल हैं। धन्यवाद। इसी श्रृंखला में मैं ये कहना चाहूँगा, जो सरकार दो तरीके के इम्तहान कराती है ऑफिसर कैडर के लिए। एक और उन दोनों के लिए एक ही इंस्टीट्यूट है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। दैट यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन गुजरात में एक बड़ी अजीब सी बात है। किसी से पूछो क्या कर रहे हो, मैं यूपीएससी कर रही हूँ। यूपीएससी कोई एक इंस्टीट्यूट नहीं, वो कोई डिग्री नहीं देता। यूपीएससी एक इंस्टीट्यूट है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत उसको बनाया गया है। उसका काम है क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर्स को के लिए नौकरी का इंतजाम किया जाए। बच्चों के लिए जो कि नए बच्चे आ रहे हैं उनके लिए एक नौकरी दी जाए। उसके तहत वो दो तरह के इम्तहान कराती है। एक कराती है सिविल सर्विस के लिए और दूसरे कराती है डिफेंस सर्विस के लिए। सिविल सर्विस के लिए आईएएस एलाइड्स, जिसमें आईएएस आईपीएस आईएफएस वगैरह के लिए लोग इम्तहान देते हैं। डिफेंस सर्विस के लिए वो कंबाइंड डिफेंस सर्विस का इम्तहान कराती है और इसके लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो होती है वो ग्रेजुएशन होती है। आप ग्रेजुएट हो जाएंगे तभी आप इसमें अपीयर हो सकते हैं और ये ऑल इंडिया लेवल का इम्तहान होता है। लेकिन फ़ौज में एक नया जोश चाहिए, नया बच्चे चाहिए और एक ऐसी मानसिकता चाहिए जो देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी तो मतलब कुछ भी, उसके आगे फिर उनके जीवन का भी कोई महत्व नहीं रहता। देश की संरक्षण और उनके लिए बलिदान हो जाने की कोई तमन्ना है वो बचपन से ही पैदा होती है। तो ऐसे बच्चों को और ऐसे पौध को नर्सरी से निकाल करके एक पेड़ बनाने का जो कार्य है वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन करती है नेशनल डिफेंस एकेडमी के द्वारा। तो ये केवल अपने आप में एक ऐसा एग्ज़ाम है जो कि अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, जो कि 12वीं क्लास में उसकी बेसिक क्वालिफ़िकेशन है और वो इसमें उसका इम्तहान करते हैं, जिसका अभी आपने जिक्र किया कि उसका रिज़ल्ट आया है। ये साल में 2 बार होता है, एक बार मार्च में होता है, एक बार अप्रैल में होता है, 2 बार सितंबर में होता है। तो अब उसका रिज़ल्ट आ गया है। लेकिन रिज़ल्ट रिटर्न एग्ज़ाम होने के बाद जितने भी रिटर्न एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो सीडीएस के थ्रू हो, चाहे वो एफकेट के थ्रू हो, चाहे वो नेशनल डिफेंस एकेडमी के थ्रू हो, इन सब के द्वारा अगर आपको ऑफिसर बनना है तो आपको सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू देना पड़ेगा। मैं यहाँ पे बच्चों की मदद करता हूँ और उनको ट्रेन करता हूँ, बताता हूँ कि भाई सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू क्या है और उसके लिए क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए और कब करनी चाहिए। अगर अभी जैसे कि फॉर उदाहरण के तौर पे आपका रिज़ल्ट आ गया है, नेशनल डिफेंस एकेडमी का भी आ गया है और कंबाइंड डिफेंस सर्विस का भी आ गया है, लेकिन अभी उन्होंने बच्चों ने अपना नाम रजिस्टर कर दिया है, ये भी मुझे मालूम है, लेकिन उनको अभी कॉल नहीं आई है। क्यों नहीं आई है? क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के 4-4 जगह पे सेंटर्स हैं और सब जगह इस समय सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के इंटरव्यू हो रहे हैं। कहीं नेवी शॉर्ट कोर्स के लिए हो रहे हैं, जैसे कहीं टीजीसी का हो रहा है, कहीं जैक ब्रांच का हो रहा है। तो अभी नेवी, एनडीए और सीडीएस की कॉल एसएसबी की आई नहीं है। अब यहीं पे लोग गलती करते हैं। बड़ी मेहनत से एनडीए का इम्तहान निकाला जाता है। अगर मैं ये कहूँ कि एनडीए का इम्तहान अपने लेवल में हिंदुस्तान में सबसे मुश्किल एग्ज़ाम है। अगर मैं ये कहूँ कि वो आईएएस से भी मुश्किल है तो मैं गलत नहीं बोलूँगा, क्योंकि इसमें पूरी 10+2 की मैथ्स आती है, फिज़िक्स केमिस्ट्री भी आती है, जनरल साइंस भी आती है, जनरल इंग्लिश भी आती है। आप इन सबको पास करने के बाद फिर एसएसबी का इंटरव्यू 5 दिन होता है, जहां आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है। ये साइकोमेट्रिक टेस्ट आईएएस के लिए नहीं होता। वहाँ 1 घंटे का इंटरव्यू हो गया और आपका काम चल गया।
मेडिकल होता है जहां अगर आप बिल्कुल 100% मेडिकली फिट हैं तभी आप फिट या अनफिट माने जाएंगे और उसके बाद आपकी मेरिट होती है। जबकि आईएएस के एग्ज़ाम में उसका अगर आपको कोई दिक्कत है तो उसके लिए भी प्रावधान रहता है, क्योंकि सबको नौकरी देनी होती है और फौज में की रिक्वायरमेंट है कि हमें 100% फिट बच्चा चाहिए। इसलिए मेडिकल एक अपने आप में टेस्ट है जहां फिट और अनफिट की ही बात होती है। अगर आप जरा से भी अनफिट हैं तो आपको फौज नहीं लेगी, लेकिन आप उसके बाद कोई भी इम्तहान दे सकते हैं। आईएएस का इम्तहान दे करके आप जिला डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन सकते हैं और भी आगे जा सकते हैं। चलिए, अभी गलती मैंने क्या बताया वही कि जो बच्चों का अभी रिज़ल्ट आया है तो बहुत से बच्चे अभी शांतिपूर्वक दिवाली मना रहे हैं। मनाना चाहिए, तो पर्व है, हमारा सनातनियों का पर्व है, तो हमें क्यों नहीं मनाना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ वो अपनी तैयारी नहीं कर रहे हैं। अब इसमें तैयारी क्या करनी चाहिए, क्योंकि ये एक साइकोमेट्रिक टेस्ट है। इसमें 3 असेसर्स होते हैं, 3 एग्जामिनर होते हैं, जो कि DIPR दिल्ली में एक इंस्टीट्यूट है DRDO का। वहाँ पे जितने असेसर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, GTO ग्राउंड टेस्टिंग ऑफिसर हैं, जो कि मैं भी वहाँ गया था, इंटरव्यूइंग ऑफिसर हैं। ये तीनों लोग अलग अलग तरीके से 2 स्टेजेस में आपका जो अनुलेशन है वो करते हैं और देखते क्या है कि आप में ऑफिसर बनने की क्षमता है कि नहीं। और उस क्षमता को हम एक नाम देते हैं जिसे कहते हैं ऑफिसर लाइक क्वालिटी। ये सब व्यक्ति में होती है, आप में भी है और जो लोग सुन रहे हैं उनमें भी है। लेकिन इन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के इंटरव्यू में हम ये देखते हैं कि ये क्षमता, ये क्वालिटीज़ कौन सी ज़्यादा अच्छी हैं और कौन सी ज़्यादा खराब है। अभी अगर आप हमसे पूछें कि कौन सी एक ऐसी क्वालिटी है जो सबसे अच्छी होनी चाहिए, जिसके द्वारा आप आसानी से अपना सिलेक्शन करा सकते हैं, तो वो मैं कहूँगा पावर ऑफ एक्सप्रेशन। पूरा SSB में आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपना रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? आप अपने बारे में केवल 3 तरीके से बात कर सकते हैं, 3 तरीके से बता सकते हैं। एक तो लिख करके, एक बोल करके और एक साइन लैंग्वेज से। जो साइकोलॉजिस्ट है वो जो आप लिखते हैं उसके द्वारा आपके चयन करता है, आप में गुण देखता है। जो GTO है वो आपके द्वारा किए गए कार्यों के वो देखता है। और इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपको 40 से 45 मिनट के अंदर जो आप प्रोजेक्शन अपना दे रहे हैं उसको देख करके एसेस करके आपके बारे में बता सकता है कि आप सर्विस में ऑफिसर बनने लायक हैं या ऑफिसर बनने लायक नहीं हैं, और उसी बात पे आपका रिकमेंडेशन होता है। तो ये एक हमने अभी आपसे बोला कि ये जो क्वालिटीज़ हैं, 15 क्वालिटीज़ होती हैं, ये हर व्यक्ति में होती है। हिंदुस्तान में बहुत सारी एकेडमी ऐसी हैं जो कि इसके बारे में पढ़ाती हैं, चर्चा करती हैं। गुजरात में नहीं है, मैं ही पहला हूँ। लेकिन एक ऐसा भय बना रखा है कि ऑफिसर लाइक क्वालिटीज बहुत विचित्र चीज़ें हैं। कोई विचित्र चीज़ें नहीं, ये वो साधारण गुण हैं जिसको लेकर के हर व्यक्ति पैदा हुआ, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। अभी आप बताइए, क्या आपको बोलना नहीं आता? क्या आप अपनी बात किसी प्रभावपूर्ण तरीके से नहीं कह सकते? क्या आपको किसी चीज़ को सोचने की क्षमता नहीं है? हर व्यक्ति में है। तो एक अगर कोई गुण किसी को चाहिए तो सबसे अच्छी चीज़ है पावर ऑफ एक्सप्रेशन, वो आदमी को तैयार करना चाहिए। अब ये जो गुण है इसको तैयार करने के लिए बहुत सारे YouTube चैनल हैं, आप उसमें पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके हिसाब से आपने कितना सीखा। हर व्यक्ति एकलव्य नहीं हो सकता कि गुरु द्रोणा से एक बार सीख लिया और बाद में अपने आप काम कर लिया, तो उसके बाद कोई एकलव्य दोबारा बना नहीं। ओके, तो ये चूँकि साइकोमेट्रिक टेस्ट है, आपके मनोवैज्ञानिक टेस्ट है, इसके लिए आपको एक अच्छे गुरु की ज़रूरत है।
तो लोग गलती करते हैं कि गुरु के पास नहीं जाते और सस्ते में काम करना चाहते हैं। ये बड़ी बात है जो उनको नुकसान देती है, क्योंकि बड़ी मेहनत से लोग करके आते हैं, रिटर्न पास करके आते हैं, और उसके बाद अगर SSB क्लियर नहीं किया तो बैक टू स्क्वायर वन हो जाता है। अभी मैं इसी जगह चर्चा करूंगा। मेरा एक स्टूडेंट था जो पिछली बार अप्रैल में उसने रिटर्न पास किया था, और रिटर्न पास करके उसने SSB भी अपनी पास कर ली। अभी उसका जो मेरिट लिस्ट है उसकी आनी बाकी है, वो मेडिकली फिट है, लेकिन अभी जो इम्तहान हुआ है उसमें वो रिटर्न पास नहीं कर पाया। अभी अगर उसका मेरिट लिस्ट नहीं बना तो उसके साल एक पूरा साल चला गया, अब वो फिर बैठ के इम्तहान दे। जी। तो ये बहुत, मगर ऐसा सक्सेना साहब, सॉरी मैं आपको टोकता हूँ बीच में, मगर ऐसा ये सब चीजें करने के बावजूद भी मेरिट लिस्ट क्यों नहीं बनेगा? मेरिट लिस्ट अभी बननी बाकी है। मेरिट जब लिस्ट भी बनता है तो यही बेस लेकर बन सकता है कि ये लेफ्ट चला जाएगा? नहीं, अभी देखिए मेरिट लिस्ट बनने में दो फैक्टर रहते हैं। एक तो रिटर्न एग्ज़ाम का फैक्टर है और एक SSB का फैक्टर है। रिटर्न एग्ज़ाम 900 नंबर का होता है, SSB भी 900 नंबर का होता है। तो उन दोनों के नंबर मिला करके आपकी मेरिट बनती है। जी। बहुत से लोग सोचते हैं कि मेरा कट ऑफ में नंबर आ जाए। मेरे पास एफकेट के बच्चे आते हैं और वो 1 नंबर 2 नंबर से उनका मेरिट में वो क्या कहते हैं कट ऑफ में आ जाते हैं। मैं उनको नहीं पढ़ाता, मैं साफ कह देता हूँ आपका काम नहीं करूँगा। मैं क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि एक सेटबैक होता है साहब। अगर आप SSB क्लियर करके नहीं आए तो आप सोचते हैं कि मुझ में कोई कमी है। आप में कोई कमी नहीं है, आप बहुत अच्छा SSB क्लियर कर सकते हैं, लेकिन आपकी मेरिट इतनी कम है रिटर्न की कि आपका सिलेक्शन मेरिट में नहीं होगा। तो उससे अच्छा है आप दोबारा रिटर्न का इम्तहान दीजिए और अच्छी मेहनत से स्कोर रिटर्न में करके आइए, तो SSB की मेरिट आएगी, तब आपके नंबर आएगा। अगर हम अपने बच्चों को 100 के अंदर बच्चे ला सकते हैं, आशा लहरू को नंबर 9 पे ला सकते हैं, विष्णुकांत को हम 108 में ला सकते हैं, तो उनके केवल रिटर्न और SSB दोनों की मेरिट वेरी क्रेडिटेबल, वेरी वेरी क्रेडिटेबल। तो यो बहुत ज़रूरी है। तो SSB की लिए तैयारी जितनी जल्दी हो सके वो करते रहना चाहिए। अब इसमें करना क्या चाहिए? सबसे पहले आप बोल तब सकेंगे, अपने को प्रोजेक्ट तब कर सकेंगे जब आपके पास कुछ ज्ञान होगा, वर्ड नॉलेज होगी, जनरल अवेयरनेस होगी। लोग आजकल पेपर नहीं पढ़ते, जनरल नॉलेज के बारे में कुछ जानते नहीं हैं। न्यूज़पेपर, व्हाट्सएप खेलते रहते हैं, व्हाट्सएप खेलते रहते हैं, रील देखा करते हैं। और माता जी पिताजी भी ये सोचते हैं बच्चा बड़ा हो गया है, इसको प्रेशर कुकर में डाल दो और सीटी लगा करके कुकर गैस पर रख दो, बसता रहे। मतलब बच्चे को स्कूल भेज दिया, स्कूल से लौट के आया, एक कोचिंग में चला गया, वहाँ से लौट के आया, अब उसके पास 8 बज गया है, कुछ टाइम नहीं है अपने आप को करने के लिए। ना वो स्कूल का पढ़ेगा ना कोचिंग का पढ़ेगा, आपके पैसे बर्बाद हो गए। उससे अच्छा ये है कि स्कूल में लोगों टीचर पे बिलीव करें कि वो अच्छा पढ़ाते हैं, और जो पढ़ के आए हैं उसको रिवीजन कर लें तो बच्चे का काम बन जाएगा। बच्चे के पास रिवीजन करने का टाइम ही नहीं है, उसके पास खेलने का टाइम नहीं है। अभी SSB के अंदर एक जवाब 2 स्टेजेस में होती है। एक स्टेज 1 होता है जिसके अंदर 1 दिन का ही काम होता है, और जब अगर आप वो क्लियर कर लें तो आपको सेकेंड स्टेज में मौका मिलता है। जब इस सेकेंड स्टेज में आप आते हैं तो आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है, PIQ फॉर्म, पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनरी। ये एक ऐसा पत्र है जिसके द्वारा बच्चे के बारे में सब कुछ बच्चा अपने बारे में लिख देता है, और ये एक आधार होता है साइकोलॉजिस्ट के लिए, ये एक आधार होता है इंटरव्यूइंग ऑफिसर के लिए, जो बच्चे के बारे में उसके आने से पहले देख सकता है और बाद में उसके ऊपर वो उसका इंटरव्यू बना सकता है। ठीक है। अब उसके अंदर ये भी लिखा होता है कि आपका हॉबी क्या है,
आप खेलते हैं क्या नहीं, क्या करते हैं। अब आप कुछ खेलते ही नहीं हैं, तो नेचुरली आप केवल एक बुकवर्म हैं। और बुकवर्म में किस लेवल के, केवल आप सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, सब्जेक्ट के अलावा कुछ नहीं पढ़ते, तो आपका दिमाग का विकास नहीं होगा। एजुकेशन का मतलब क्या है? एजुकेशन का मतलब है कि आपके दिमाग का विकास हो, आप किसी भी परिस्थिति में अपने आप का अपना रास्ता निकाल सकें, और इसी को कहते हैं इफ़ेक्टिव इंटेलिजेंस। ये एक गुण है जो कि उन 15 में गिना जाता है, जिसको कहते हैं इफ़ेक्टिव इंटेलिजेंस। और इफ़ेक्टिव इंटेलिजेंस क्या होता है? प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस विद अवेलेबल रिसोर्सेज। आप अवेलेबल रिसोर्सेज का कैसा इस्तेमाल कर सकते हैं अपने अनुभव के द्वारा, तभी आप उस समस्या को निपटारा कर सकते हैं। तो ये अगर आपके में है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। दूसरा गुण आता है आपका ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। तो इस तरीके से 15 गुण आते हैं। एक गुण और आता है जिसमें कहते हैं हम करेज, कॉन्फिडेंस, एडवेंचर स्पिरिट, स्पीड ऑफ डिसीजन। आप कितनी देर में किस काम को कर सकते हैं। अभी हवाई जहाज़ तो उड़ रहा है, अभी जैसे कि अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा कि हमने क्या किया, और फटाफट हमने अपना पैतरा बदला और दूसरा काम शुरू किया, जिसके कारण पाकिस्तान चारों खाने चित्त हो गया। ये पूरी दुनिया जानती है, उनको समझने का मौका ही नहीं मिला कि हमने क्या कर दिया। शीघ्रतम करेक्ट डिसीजंस लेने होते, मौके को देखते हुए आपको डिसीजन लेना होता है। ये स्पीड ऑफ डिसीजन इसको हम कहते हैं, और सब में है, आप में भी है, जो बच्चे सुन रहे हैं उनमें भी है। तो ये कुछ 15 क्वालिटीज़ हैं जिनको सबके पास है, लेकिन सब लोगों को उसको शार्प करना, वो जितनी जल्दी इसको काम में शुरू हो जाएं तभी उनको उसका फ़ायदा हो सकता है। अगर लोग सोचते हैं कि मैं बाद में चला जाऊंगा, जब मेरी कॉल लेटर आ जाएगी तब जाऊंगा, तब काम बनूंगा, तो उसमें उनको बहुत देर हो गई। तो मेरा उनको सबको सलाह है, फाउंडेशन जैसे मकान होता है दर्शक मित्रों, जैसे फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए, वैसे सक्सेना जी जो बोल रहे हो शुरुआत से ही सही काम करना चाहिए, डिटेल्स भरनी चाहिए, और भी विषयों में रुचि रखनी चाहिए। अकेला बुकवर्म बन के या सिर्फ किताबी कीड़ा बन के रह जाने से इस तरह की परीक्षाओं में आप उत्तीर्ण नहीं हो सकते। बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि ये ऑल इंडिया लेवल का इम्तहान, और इसका सक्सेस रेट जो है वो बहुत कम है। मान लीजिए, आप समझ लीजिए कि 8 लाख बच्चा इम्तहान देता है, 8 लाख में से 6-7 हज़ार बच्चों को एसएसबी के लिए बुलाया जाता है। उस 6-7 हज़ार बच्चों में 400 बच्चों का सिलेक्शन होता है। अब 0.05% का रेट हो गया। ओके, क्यों? क्योंकि इन सब के ऊपर एक जिम्मेदारी है जो कि वो देश को लेके चल सकें। हम नहीं कर सकते कि आप एक इनकॉम्पिटेंट बच्चे को ले लें। अगर मेरा भी बेटा आएगा और वो कॉम्पिटेंट नहीं होगा तो हम उसका चयन नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। अगर हम भी उस जगह पर हैं तो हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उसके कंधे के ऊपर देश की आन बान और शान की जिम्मेदारी है, जो वो डिलीवर नहीं कर पाएगा, अगर वो कमज़ोर है तो। इसलिए हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये बड़ा मुश्किल टेस्ट होता है, और इसके लिए बच्चों को बहुत पहले से तैयारी करना शुरू कर देनी चाहिए। मैंने आपसे कहा कि पेपर पढ़ना चाहिए, न्यूज़ सुननी चाहिए, बोलना चाहिए। अंग्रेज़ी इसमें एक भाषा है जिसके कारण बहुत से बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि अंग्रेज़ी बोलना ही ज़रूरी है। नहीं, अंग्रेज़ी बोलना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमारा हिंदुस्तान में 22 भाषाएं तो कॉन्स्टिट्यूशन में रिकग्नाइज्ड हैं। हर भाषा में अगर बच्चे इंटरव्यू में बोलते रहेंगे तो आपस में डिस्कशन कैसे करेंगे? और जब एक लेवल पे भी नहीं आएगा ना, नहीं आएंगे। और जब वो सर्विस में आ जाएंगे तो सर्विस में आने के बाद उनको देश विदेश में भी जाना पड़ेगा। तो एक कॉमन लैंग्वेज के लिए अंग्रेज़ी में वहाँ काम होता है, इसीलिए हमको अंग्रेज़ी में इंटरव्यू और बाकी काम करने पड़ते हैं। तो ये मजबूरी है। लेकिन आप, ये बहुत को दिक्कत है कि क्या हम अंग्रेज़ी बोलना नहीं आती तो क्या हम इसमें नहीं जा सकते? नहीं, आप जा सकते हैं। आप अपने आप को एक्सप्रेस कर दें,
जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, आपसे हिंदी में बात कर रहे हैं, तो क्या इसके मतलब क्या हमको अंग्रेज़ी नहीं आती, क्या हम अंग्रेज़ी में बात नहीं कर सकते या हम गुजराती में बात नहीं कर सकते? लेकिन हिंदी में बात इसलिए कर रहे हैं कि ये कई लोगों को मालूम है, आपका चैनल पूरे हिंदुस्तान में जाता है, गुजरात में भी जाता है। नहीं, अभी 20% ऑफ इट्स व्यूअरशिप इज अब्रॉड। बताइए, तो इस माध्यम से हम अपनी भाषा का भी प्रचार कर पा रहे हैं। तो कुल मिला के ये है कि आप अपनी बात को कैसे कह पाते हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है। अभी एक चीज़ आती है GTO, ग्राउंड टेस्टिंग ऑफिसर का काम। बहुत से बच्चों को डर होता है कि बोलें कैसे, ग्रुप डिस्कशन में बात कैसे करें। देन उसमें दो बार ग्रुप डिस्कशन होता है, फिर प्लानिंग का बात होती है, फिर एक लेक्चर होता है। तो इस सब में आप कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कितना बोलते हैं, वो बोल करके क्या आप ग्रुप को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं? क्या बोलते समय आप ग्रुप से डरते तो नहीं हैं? क्या आप जो बोल रहे हैं उसमें तथ्य है, ग्राउंड पर हैं, आप मटेरियल बात कर रहे हैं? हम ये सब देखते हैं और इससे देख के हम गणना करते हैं कि आपके पास नॉलेज है कि नहीं है, आपके पास करेज है, इंटेलिजेंस है कि नहीं सक्सेना है। साहब, अगर मैं आपके चर्चा में से ये समझा, जो मैं दर्शक मित्रों को बताना चाहूंगा कि ये जो डिस्कशन होता है उसमें आपका बोलना जितना जरूरी है उतना ही टू द पॉइंट बोलना, और दूसरा बोलता है उसको सुनना भी जरूरी है। बिल्कुल सही है। और उसके लिए हमारे पास कभी कभी बहुत बच्चे होते हैं, लेकिन हम ज़्यादा बच्चे अपने एकेडमी में नहीं लेते। हम केवल 4 या 5 बच्चे, अगर छठा बच्चा आता है तो हम मना कर देते हैं, क्योंकि हर बच्चे को हम ध्यान दें और उसमें जो मूलभूत रिक्वायरमेंट है वो हम डेवलप कर सकें, तभी मेरा रिज़ल्ट आएगा। अगर वो बच्चा पास हो जाएगा तो मैं भी पास हो जाऊंगा। मैं इस फीलिंग से बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो उनमें वो चीज़ें आ सकें, इसलिए हम कम से कम बच्चे, 4 या 5 बच्चे से ज़्यादा हम नहीं लेते, और उनमें वो इतनी क्षमता दे देते हैं कि उनमें कॉन्वुक लिख के जाते हैं कि साहब मैं नाउ एम कॉन्फिडेंट टू क्लियर माई SSB, और यही मेरा उद्देश्य है। ठीक है, तो वो कॉन्फिडेंस, आत्म जो विश्वास है वो पैदा तभी होगा जब आपके पास ज्ञान होगा। बिना ज्ञान करके तो वो थोथा चना बाजे घना वाली बात है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। उसमें कोई रिदम नहीं आती और वो बाहर ही निकल के आए। और ज्ञान पाने के लिए सही गुरु भी चाहिए। बहुत बिना गुरु ज्ञान कहाँ से लाओ जी, वो सही गुरु भी चाहिए आपको, बहुत जो दिशा निर्देश करे और ट्रेन करे आपको। जी हाँ। अभी इसी श्रृंखला में एक GTO का ग्राउंड आता है जहाँ पे कई स्ट्रक्चर्स लगे होते हैं और बच्चों को उसको क्रॉस करना पड़ता है। ये स्ट्रक्चर का बड़ी धारणा अलग से है कि हम उसे कंप्लीट कैसे करें। कंप्लीट करना ज़रूरी इतना नहीं है, आपने उसको किया कैसे है, आपकी अप्रोच कैसी है, क्या आप वहाँ दिए गए साधनों को देख पाते हैं, उनको दिए गए साधनों का इस्तेमाल कर पाते हैं और उसके द्वारा अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच सकते हैं। इस तरीके की जो विचार हैं, जो प्लानिंग है, वो हमें देखनी होगी, और अगर वो है तो हम ज़रूर उसको ले लेंगे। वहाँ पे 9 एक टेस्ट होता है, टोटल टेस्ट 9 होते हैं। उसमें एक होता है इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, जिसमें 10 ऑब्स्टिकल्स जो हैं वो 3 मिनट में करने होते हैं। एक बड़ी धारणा है कि रस्सी चढ़ना है, कूदना है, जंप करना है, 15 मीटर से चढ़ना है, फिर 8 मीटर से कूदना है, 8 फीट से कूदना है। तो क्या हम कर पाएंगे? ये साधन सब जगह नहीं होते, मेरे पास है, हम ट्रेन करते हैं। लेकिन अभी एक बच्चा मेरा इंजीनियरिंग का पास हुआ है, उसने 8 किए केवल, जबकि वो हमारे यहाँ से 10 करके गया था, लेकिन वहाँ केवल वो 8 कर पाया और उसका सिलेक्शन हो गया। उसकी कॉल लेटर, ज्वाइनिंग लेटर उसका आने बाकी है। वो नेवी के लिए उसका सिलेक्शन हुआ है एज अ ATCO, मतलब एयर ट्रैफिक कंट्रोलर या लॉजिस्टिक में, किसी एक में उसका नाम आएगा, सेलेक्ट हो चुका है।
तो लेकिन उसने आके मुझे बताया कि और भी लोग आए थे जो कि एक लड़के ने 14 बार कर लिया, 10 भी किए, 4 और कर लिए, लेकिन उसका नहीं हुआ। कहना क्या मैं चाहता हूँ, हम ये नहीं चाहते कि आप बहुत बलशाली हैं, बहुत एथलीट हैं, उसके लिए तो हमारे पास और जगह है, आप एथलेटिक्स ग्राउंड में जाइए, आप बन सकते हैं। हमें ये देखना है कि आप में कितनी क्षमता है अपने हिसाब से, और उसके हिसाब से आप क्या काम कर सकते हैं। तो मैं आपके माध्यम से बच्चों को एक धारणा निकालना चाहता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप 10 के 10 पूरे कर लीजिए तभी आपका सिलेक्शन होगा, या जीटीओ का जो ऑब्स्टिकल है आप सब कर लें तभी आपका सिलेक्शन होगा। नहीं, आप उसको कैसे करते हैं, आपका विचार क्या है, आपका प्लानिंग क्या है, उसको आप कैसे एग्जीक्यूट कराते हैं, ग्रुप को कैसे लेके चलते हैं, ग्रुप में आप हौसला बढ़ा पाते हैं, उसमें जिज्ञासा बनी रहती है कि नहीं, साथ लेके चलते हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें। क्योंकि फौज जो है ये ग्रुप के काम करती है, अकेला एक टीम वर्क है। अभी फील्ड मार्शल मानिक शाह तो दिल्ली में बैठे थे 1971 में, लेकिन उनकी फ़ौज तो ढाका में जीत के आ गई, 93,000 पाकिस्तानियों को उन्होंने सरेंडर करा दिया, है ना। क्रेडिट तो उनको भी जाएगा, जगजीत सिंह अरोरा को, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल थे ईस्टर्न कमांड के, ऑन ग्राउंड थे, लेकिन क्रेडिट तो सैम मानिक शाह साहब को भी जाएगा, जो कि अभी हमारे बीच में नहीं है। उनकी प्लानिंग ऐसी थी कि हाँ, पाकिस्तानी उसमें से निकल के नहीं जा सके। तो ये इसीलिए शायद सक्सेना साहब, इसीलिए कहा गया है कि the wars are planned in the minds of generals and executed only on the battlefront. बिल्कुल सही कहा आपने। इसीलिए तो वो दिल्ली में बैठे थे, जगजीत सिंह अरोरा साहब कलकत्ता में बैठे थे, लेकिन फौज तो ढाका में लड़ रही थी। और अभी आप देख लीजिए ऑपरेशन सिंदूर में फौज तो दिल्ली में बैठी थी, जो कंट्रोल कर रहे थे। तो कहने का क्या मतलब है कि आप काम कैसे करते हैं उसके ऊपर बहुत निर्भर करता है। कोऑर्डिनेशन एंड टीम वर्क आर वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, और टीम को कैसे लेके चलते हैं। ये टीम में बहुत से बच्चे होते हैं जो कि काम नहीं कर पाते, तो क्या उनको भी आप साथ लेके चलते हैं? अगर आप साथ लेके चलते हैं तो ज़रूर आपका सिलेक्शन होगा, कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, इसी तरीके से अब इंटरव्यू की बात आती है। सक्सेना जी, आपने 2 शब्द यूज किए हैं जी। पहले बोले कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन और दूसरा एनडीए। जी। तो ये अलग अलग एग्जाम्स होते हैं या एक ही एग्जाम होता है? कौन इसमें अपीयर हो सकता है? तो आपने बताया कि मिनिमम ग्रेजुएट होना चाहिए, मगर ये अलग सीडीएस और एनडीए के अलग अलग एग्जाम्स होते हैं। हाँ जी, ये 2 अलग अलग एग्ज़ाम हैं। जो सीडीएस का एग्ज़ाम है उसके लिए ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, और जो एनडीए का इम्तहान है वो 10+2 लेवल पे कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। तो अभी તો દર્શક મિત્રો 10+2 એટલે 12મા ધોરણ સુધી પાસ હોય, 12મું ધોરણ પછી એનડીએ ની એક્ઝામ આપી શકાય, પછી આગળ સિલેક્શન થાય તો પછી ત્યાં નેશનલ ડિફેન્સ એકેડમી જાકે ત્યાં ટ્રેનિંગ માટે કે ભણવા માટે જવું પડે। પણ કમ્બાઇન્ડ ડિફેન્સ સર્વિસીસ જે છે એમાં તમારે જો દાખલ થવું હોય તો ઓછામાં ઓછું તમે ગ્રેજ્યુએટ હો તે જરૂરી છે। તમે ગ્રેજ્યુએટ ના હો, 12મું ધોરણ પાસ एनडीए में परीक्षा आपी सके, सीडीएस में ना आपी सके। जी सर, बढ़िया। इसी के साथ एक एयरफोर्स भी अपना इम्तहान कराती है जिसको एफकैट कहते हैं। उसमें अभी जैसे एनडीए में 3 पेपर होते हैं। एक इंग्लिश मैथमेटिक्स का होता है, जो कि 12वीं क्लास की लेवल की मैथमेटिक्स होती है। हाई स्कूल लेवल की इंग्लिश की ग्रामर होती है। 12वीं क्लास की लेवल की फिजिक्स केमिस्ट्री के 25-25 क्वेश्चंस आते हैं। जनरल साइंस भी, जनरल साइंस आती है, जनरल नॉलेज आती है। ये रिटर्न का पार्ट हो गया। इसके टोटल 900 नंबर होते हैं। इसी तरीके से जो बच्चे, अब इसमें चाहे आपके पास साइंस हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे आर्ट्स हो, कोई भी इम्तहान दे सकता है। लेकिन अगर आपके पास साइंस है तो आप एयरफोर्स और नेवी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास साइंस नहीं है, कॉमर्स ही है, तो आप केवल
आर्मी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी के संदर्भ साथ में जो कंबाइंड डिफेंस सर्विस है उसमें 3 पेपर होते हैं जनरली आपके पास, जनरल साइंस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स हाई स्कूल लेवल की, और जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, ये 3 पेपर। लेकिन लड़कियों के लिए बहुत आसान, इससे आसान कोई पेपर हिंदुस्तान में है नहीं, जिसमें केवल 2 पेपर होते हैं, एक जनरल इंग्लिश का और एक जनरल नॉलेज का। इसको अगर वो क्लियर कर लेते हैं फिर वो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के लिए क्वालिफाई होते हैं, और उसके बाद अगर वो क्लियर कर लिए और मेडिकली फिट हैं तो वो OTA ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी जो मद्रास में है वहाँ जा सकते हैं और वहाँ जा कर के वो ऑफिसर बन सकते हैं। जो बच्चे मेल कैंडिडेट्स हैं वो भी जा सकते हैं, ये उनके लिए भी है और ये लड़कियों के लिए भी है। इससे आसान इम्तहान केवल 2 पेपर दे करके हिंदुस्तान में और कोई इम्तहान नहीं है साहब। मैं आपके चैनल पे बड़े अथॉरिटी के साथ बोल रहा हूँ। तो अगर किसी को ये डर है कि हाँ वो रिटर्न पास नहीं कर पाता तो फोकस करे OTA के लिए। और OTA मैं आपको एक नाम बताऊंगा, आप सबने बॉर्डर पिक्चर देखी होगी, वो मेरे हीरो हैं। उसमें सनी देओल साहब ने एक कैरेक्टर को जिया है, उनका नाम था कुलदीप सिंह, और कुलदीप सिंह चंडीपौर जो थे वो शॉर्ट सर्विस कमीशन के ऑफिसर थे, ठीक है। वो मद्रास से उनको रेजिम में वो ट्रेनिंग मिली थी और वहीं से कमीशन हुए थे, वो ब्रिगेडियर होकर के रिटायर हुए। उस व्यक्ति ने 2700 लोगों को, 75 टैंकों को पूरी रात रोक के रखा, घुसने नहीं दिया, और उनके पास फौज केवल 120 आदमियों की थी। जब सुबेरे एयर रेड हुई तो लोगों वालों का ये जो वार है, जो बैटल थी, ये एक शॉर्ट सर्विस कमीशन के अफसर के द्वारा संचालित की गई, उसको रोका गया और वो रिकॉर्ड बना गए। ऐसा रिकॉर्ड कोई बना नहीं सका जो 2,500-3 हज़ार लोगों को अकेले 120 के द्वारा झेल सके। जी, उसके लिए बड़ा हिम्मत चाहिए। नहीं, अच्छी बात, सही बात है, आपकी बात सही है। तो ऐसा करते हैं सक्सेना जी, मैं मानता हूँ कि आज तो समय हमें इजाजत नहीं देता आगे जाने की जी। फिर इसका दूसरा किस्त जो भी आपको और भी चीजें बतानी है, और आपकी एकेडमी के बारे में भी खास बताइए कि किस तरह से वो कैसे अप्लाई करना होता है, कैसे सिलेक्ट हो सकते हैं, किसको कांटेक्ट करना होता है, क्या उसका तौर ताल्लुकात है। तो एक और शो कर लेंगे दिवाली के बाद आपके साथ। ठीक है, बहुत अच्छा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके। अगर हमने कुछ आपके दर्शकों को कुछ हम इंफॉर्मेशन दे सके। मैं पहले से आपको कह रहा हूँ कि मैं खुद, एक मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस यह है कि मैं सेना में नहीं जुड़ सका, क्योंकि ग्रेजुएट हुआ तब मेरा सब सी सर्टिफिकेट भी पास था, मेरा वेट 47 kg था। अच्छा। And I was told no, you will not qualify. Otherwise, I would have joined EME. As an engineer. Yes. As an engineer, आप तो इंजीनियर हैं ना, सिविल इंजीनियर हैं आप। Yes. हाँ। Yes. चलिए, खैर आप वहाँ नहीं तो यहाँ पे यूँ तो इसलिए मेरा तो ये दिल का शौक है, जो भी कोई करता है उसको, जो भी छोटा भी एक, और ज्यादा नहीं तो एक रटकन के कण जितना भी मददरूप हो सकते हैं तो अच्छी बात है। आप जो कह रहे हैं ये गुजरात के बच्चों के लिए भी हितकारी है, एक नया कैरियर अपॉर्चुनिटी मिलता है, और ऐसा कैरियर अपॉर्चुनिटी कि जिसमें एग्जाम पास करने के बाद आपको सिर्फ आगे ही आगे बढ़ना है। जी। तो मैं एक लाइन दो करके अपना जो वार्तालाप है रोकना चाहूँगा। मैं आपकी सेवा के लिए मोटेरा में हूँ, और मोटेरा अहमदाबाद में, मोटेरा नरेंद्र मोदी स्टेडियम के पास में ही है। यहाँ से मैं लोगों के लिए काम करता हूँ, और अगर किसी को हमसे संपर्क करना है तो क्या आपकी इजाज़त हो तो अपना टेलीफोन नंबर बता दें। बिल्कुल बता दें, बिल्कुल, इजाज़त का सवाल ही नहीं, बता दीजिए। मेरा टेलीफोन नंबर है 9428 33 9428 33 00 33 00 48।
48। तो इस पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं और हमें मौका दें। आप सक्सेना साहब का संपर्क कर सकते हैं इस पे, और अगर मेरी ऑफिस में पूछोगे तो भी हमारे पास तो इनका नंबर है, हम दे देंगे। चलिए, इसके साथ हम धन्यवाद देते हैं धन्यवाद। आपको, आपने हमें अवसर दीपावली दिया। पर्व के लिए और नूतन वर्ष के लिए आपको शुभकामनाएं। जी, मे गॉड ब्लेस यू। सेम टू थैंक यू। यू। थैंक यू। हैप्पी दिवाली टू एवरीबॉडी। नमस्कार। आपको भी।